हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त ना। तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर 1 के, जो कि उसका फर्स्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे। तो अभी जो वन सेंटेंस में जो आंसर है वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। First, the state whether the following statement are true or false. कैसे? Following statements are true or false, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। द आंसर इज फॉल्स। द पार्टनरशिप फर्म, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? ये तो हमने पहले फीचर में ही देखा है कि पार्टनरशिप फर्म हमेशा प्रॉफिट के बेसिस पे होती है, राइट? तो इसके लिए इसका आंसर आता है फॉल्स। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। वो रीजन लिखना पड़ेगा हमको, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आता है आपको। 1 मार्क्स तो आपको स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स ये बताने के लिए आता है, और दूसरा मार्क्स आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है वो देख के आता है। ठीक है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी देख लिया आपने कि स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो वो क्यों फॉल्स है, उसका रीजन क्या है? ट्रू है तो वो सेंटेंस ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो वो सेंटेंस फॉल्स क्यों है? तो देखते हैं। द मेन of the partnership firm is earn profit, maximum profit। हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट के बेसिस पे चलता है। द पार्टनरशिप इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ट्रेडिंग होना जरूरी है। कोई भी अगर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहते। इट इज अंडरटेकन आइदर मैन्युफैक्चरिंग और distributive activities with the sole aim of earning profit and distributed that profits among the partners in the specific ratio. It is a never form for charitable purpose, मतलब charitable purpose के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बना है, राइट? अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये भी फॉल्स है। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट है क्या? अगर आपने 11th में देखा होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें एक्सपेंसेस और गेन्स लिखा होता है, तो वो अकाउंट वो क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है। इसीलिए द प्रॉफिट एंड लॉस इज एन नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉट अ रियल अकाउंट, राइट? अभी देखो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये फॉल्स क्यों है? देखो पहले नॉमिनल की उन्होंने डेफिनेशन लिख दिए। देखो, अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस लॉसेस गेन एंड इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है? जिसमें हम लोग सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे इनकम एंड सारे के सारे गेन्स लिखे होते हैं, राइट? इसीलिए उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। तो देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटेन ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड indirect income of the firm are mentioned, right? Therefore a profit and loss account is a nominal account and not a real account। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैरेज इनवर्ड इज द कैरेज ऑन परचेज। अभी मैंने कहा था कि कैरेज किस पे लगता है? अगर हम लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं और उसे लोडिंग करने के लिए, मतलब वो हमारे पास लाने के लिए जितना भी खर्चा होता है शिपिंग का या फिर डिलीवरी का, वो चार्जेस का मतलब होता है कि कैरेज इनवर्ड, राइट? तो वो परचेस के ऊपर ही होगा, वो उसके ऊपर होगा क्या? बाकी के एक्सपेंसेस के ऊपर होगा क्या? नहीं होता। अगर परचेस करेंगे तभी बाकी के चार्जेस लगेंगे ना, डिलीवरी और लोडिंग के, राइट? इसलिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं। द टोटल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इज इंक्लूड ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द मार्केट्स दैट द प्लेस बिजनेस कॉल्ड
कैरेज। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना भी एक्सपेंसेस लगता है उसे कहते हैं गुड्स फ्रॉम मार्केट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मार्केट से परचेस करेंगे और बिजनेस तक लाने के लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मतलब मैंने कहा था ना, जैसे कि ट्रक से आपका माल आ रहा है तो उसका सारा का सारा खर्चा, इसका मतलब ही कैरेज होता है। When goods are purchased, the carriage is supposed to be borne by firm. It is known as a carriage inward. It means carriage paid on purchase. समझ में आया आपको? एक बार देख लो आप इसे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या फॉल्स है, क्या क्या ट्रू है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस अपने 3 ही क्वेश्चन देखा है अभी तक, बाकी के देखेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसीलिए पेशेंस रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। अभी देखते हैं क्वेश्चन 4। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन अ फिक्स कैपिटल मेथड। ये हम लोगों ने बाकी के ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। हमेशा इन अ कैपिटल मेथड, एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर जनरली रिमेन फिक्स्ड। Under this method, adjustment are not recorded in capital account. क्योंकि मैंने बोला था 2 अकाउंट बनते, एक तो कैपिटल और दूसरा करंट, और करंट अकाउंट में सारे के सारे एडजस्टमेंट मेंटेन होते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल, जो भी फिक्स कैपिटल है वही रिकॉर्ड होता है। इसलिए ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। अभी देखते हैं क्वेश्चन 5। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। हम लोगों ने भी इलस्ट्रेशन देखा था, हम लोग इफेक्ट क्या लिखते थे, प्रीपेड का मतलब हम लोगों ने पहले से ही पेड कर दिया है। मतलब अगर वो हम लोग इस साल नहीं पेड करते तो वो हमारा असेट होता, वो हमारा पैसा होता, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट पेड बिफोर द ड्यू डेट, देयरफॉर दे आर कंसिडर एज एन असेट। क्योंकि उन्होंने पहले से ही पे कर दिया है, इसीलिए अगर वो हम लोग नहीं पे करते तो इस साल हमारा वो एसेट होता, क्योंकि वो हमारा पैसा है, राइट। अभी देखते हैं 6th क्वेश्चन। If the partnership deed is in silent, the partners share profit and losses in proportion to their capital ratio है क्या? नहीं। जब हमेशा अग्रीमेंट अगर एब्सेंट हो, साइलेंट हो, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस हमेशा क्या होता है, इक्वल इक्वल डिवाइड होता है, इसलिए ये आंसर फॉल्स है। तो उसका रीजन है एज पर द प्रोविजंस इज मेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, partners are supposed to be shared profit and loss is a equal proportion. कौन सा proportion? Equal proportion, not in their capital ratio. समझ में आया? ये कोई भी अगर अग्रीमेंट एब्सेंट होता है और पार्टनर्स के बीच में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना होता है तो हमेशा याद रखना कि वो इक्वल बेसिस पे ही होता है, कैपिटल रेशो में नहीं। अगर वो कैपिटल रेशो में होता तो हमें एग्जाम में दिया होगा कि वो कैपिटल के हिसाब से आप लिख दो। हम जो भी पहले इलस्ट्रेशन हुए थे उसमें कैपिटल का हम लोग ने देखा था, कैपिटल रेशो क्या होता है, ठीक है। आगे भी अगर आगे जब भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसमें भी अगर कैपिटल रेशो होगा तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते, 7th क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। ये तो सबसे बड़ी नादानी है जो कहते हैं बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि
ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट और राइट साइड में कॉर्नर में ट्रेडिंग और डेबिट या क्रेडिट ऐसे लिखा होता है लेफ्ट एंड राइट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखा होता है, बैंक के अकाउंट में भी लिखा होता है। लेकिन बैलेंस शीट में कभी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं बनती, क्योंकि बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन जरूर लिख के आना, ये इंपॉर्टेंट है। A financial statement showing all the assets and liabilities is called as a balance sheet। हमेशा याद रखना, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। It is not an account, it is a portion statement that shown various assets owned by firm and various liabilities owned by it। On the left hand side all the liabilities are listed, and on the right hand side all the assets are recorded। लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, सारे के सारे लाइबिलिटीज होती है, और राइट साइड में क्या क्या होता है, सारे के सारे असेट्स होते हैं। द क्वेश्चन 8, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या कहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमें अगर कोई मशीनरी स्टार्ट करने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो मशीनरी के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और एक बार अगर मशीन जुड़ गई, उसका काम हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग कोई सर्विसिंग करते हैं तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी इंस्टॉल करने के लिए अगर मशीनरी यूज करनी है तो उसे इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, सेटअप तो करना पड़ेगा, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। इसीलिए ये आंसर आता है फॉल्स। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी इज एन capital expenditure, not an revenue expenditure. Therefore, it is added to the cost of machinery. It is generally paid once life of an asset. It is a long term and capital expenditure. Capital expenditure हमेशा long term के लिए होता है, और एक बार ये देखो इन्होंने कहा क्या है, paid once in a life on asset, म्हणजे पूरे असेट के पूरे लाइफ में उसे वन बार, मतलब एक ही बार उसे खर्च करना होता है उस एक्सपेंडिचर को, इसीलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कहता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन लायबिलिटी, क्योंकि हमें पहले से ही इनकम आ गई है, वो हमारी इनकम नहीं है इस साल के लिए, हमें एडवांस में आ गई है, मतलब पहले से ही आ गई है, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई ना इस साल के लिए, क्योंकि हमारा तो पैसा है ही नहीं, अगले साल हमें मिलना था लेकिन इसी साल मिल गया, रिसीव्ड इन एडवांस में मिल गया, इसीलिए वो लायबिलिटी, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। तो रीजन देखते हैं। व्हेन इनकम इज रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट ईयर इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, इट इज नोन एज रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अगले साल का कोई तो इनकम हमें इसी साल मिल गया है तो उसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो द नेक्स्ट ईयर फर्म विल नॉट बी एबल टू रिसीव दैट अमाउंट, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज अ लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। इसीलिए हमें इस साल उसे खर्चा बताना पड़ता है, क्योंकि अगले साल वो हमें मिलना था लेकिन हमें इसी साल मिल गया, तो अगले साल वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए इस साल में रिकॉर्ड करते टाइम हमें लायबिलिटी में लेना पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। ये देखो कैसा आंसर है, गलत है ना, ये आंसर है फॉल्स। तो उसका रीजन क्या है कि वो फॉल्स है। RDD stand for reserve doubtful debts. It is created on value on debtors. कहाँ पे होता है, डेटर्स के ऊपर हमेशा होता है, इसीलिए
ये आंसर फॉल्स है। तो देखते हैं, सच प्रोविजन इज अ मेड against the profit and loss in a future if it a loss is incurred on account of bad debt such an used to run to the बिजनेस को यूज करने के लिए हमेशा डेटर्स के ऊपर आरडीडी यूज होती है। बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग बैड डेट्स पहले ही आरडीडी या फिर बैड डेट्स ये इसका रिजर्व हम लोग पहले से ही निकाल के रखते हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सकती बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसका आंसर है फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट असेट, इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। हमेशा करंट असेट पे ही आप अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारा कोई भी एसेट का अमाउंट होता है, वही उसके ऊपर ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जो भी हम लोगों ने परचेस किया है उसके बेसिस पे हम लोग चार्ज नहीं करते। बैलेंस शीट में जितना बैलेंस दिखा है उसके हिसाब से ही हम लोग डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज करते हैं, इसीलिए ये आंसर इसका ट्रू है। करंट असेट पे नहीं करते, जो भी बैलेंस शीट में हमें अकाउंट दिया है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर आपको असेट दिया है, करंट असेट मतलब क्या होता है, लिक्विड असेट होता है। ठीक है, हैविंग नो फिक्स टेन्योर, उसका टेन्योर फिक्स नहीं होता करंट असेट का। therefore depreciation cannot calculated on depreciation is calculated and charged on fixed asset for their use, wear and tear। देखो, अगर आप डेटर्स की बात करेंगे या फिर बाकी कैश इन हैंड की बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे, तो ये सारे जो होते हैं वो लिक्विड एसेट होते हैं, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये सारे के सारे करंट एसेट होते हैं। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, मोटर कार होती है। ये देखो हर साल उसका वैल्यू कम कम होते जाता है, इसके लिए उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, राइट। इसीलिए हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स असेट नॉट एन करंट असेट। गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज गुडविल को हम लोग टच कर सकते हैं क्या, टेंजिबल है क्या, नहीं, लेकिन वो असेट है। उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल को आप देखेंगे, एप्पल के जो फोन आते हैं उनके फोन में उनके अगर कस्टमर उनको ज्यादा पैसे देने के लिए भी मान जाते हैं, राइट, क्योंकि उनकी गुडविल है, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में कि वो प्रीमियम क्वालिटी के ही फोन बनाते हैं, राइट। तो ये उनकी गुडविल है हमेशा, इसीलिए वो ज्यादा भी पैसे चार्ज करेंगे तो लोग खरीदना प्रीफर करते हैं, इसीलिए उसे इंटेंजिबल, उनके रेपुटेशन का आप हाथ नहीं लगा सकते, राइट, लेकिन वो एसेट है, उसके बेसिस पे वो पैसे अपने प्रॉफिट बनाते हैं, राइट, इसीलिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कंप्यूटेड इन अ टर्म्स ऑफ अ मनी। रेपुटेशन कैन बी एक्सपीरियंस बट कांट बी सीन और फील्ड। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको सीन या फील नहीं कर सकते। Therefore goodwill is an intangible asset। अभी देखते हैं 13, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है हम लोग कोई भी चीज के लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली क्या होता है, अगर आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो हम लोग को उसको डायरेक्टली बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे ये फिर या फिर बाकी के रेंट वगैरह ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं
जो एक्सपेंसेस आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो इनडायरेक्टली चार्ज होते हैं सारे के सारे उनके हिसाब से, राइट। इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देयर cannot be debited to trading account. It is an all indirect expenses are debited to the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में देखेंगे आप तो देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर पैकेजिंग के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट खर्चे क्या क्या होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगता है, कैरेज इनवर्ड होता है, जो भी वेजेस लगते हैं, तो वो फैक्ट्री के रिलेटेड होते हैं, इसीलिए उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उतना एक्सपेंसेस लगना जरूरी ही होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे P&L में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी देखते हैं क्वेश्चन 14। तो 14 क्वेश्चन देखो क्या है। बैंक लोन इज एन करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन इज एन करंट लाइबिलिटी। द आंसर इज फॉल्स। करंट लाइबिलिटी है क्या? नहीं है ना। तो देखो, अ लोन यूजुअली टेकन फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, say 5 years for the bank is called बैंक लोन। करंट लाइबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि बैंक लोन जो होता है वो 1 साल से ज्यादा, मतलब आप ले लो कि 5 years फॉर द बैंक इज कॉल्ड एज अ बैंक लोन। इट इज द लॉन्ग टर्म लोन। ये 1 साल के लिए नहीं होता, 1 साल से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। इट इज नॉट रिपेड विद इन द 1 year बट पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे होता है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब बहुत सालों के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए। इट might be paid in lump sum at the expiry of the term। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि लम सम मतलब जितना भी एक साथ ही पैसे देंगे, लेकिन आफ्टर 5 year, आफ्टर 10 years एक साथ ही, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे नहीं देंगे, डायरेक्ट पैसे हम लोग देंगे उनके लोन के, ठीक है। इसीलिए वो करंट लाइबिलिटी नहीं है। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है बस 1 साल के लिए अगर यूज किया है तो, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेट प्रॉफिट इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने क्या कहा था? नेट प्रॉफिट हमेशा तब होता है जब हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में हम लोग सारे के सारे इनकम लिखते हैं। जो भी हमें इनकम आए हैं या फिर गेन आए हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जितने भी खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसलिए नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज false in profit and loss account when the credit side is the total of the income is more than the debit side total. Expenses it is known as a credit balance. When income exceed expenses their profits, therefore credit balance of the profit and loss account is indicates net profit। ऐसे लिख देने का, ठीक है। रीजन आपको ट्रू या फॉल्स लिखने के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन उसका रीजन लिखने बोलेंगे तो आपको डिफिकल्ट जा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के जितने 15 या 20 कुछ ट्रू और फॉल्स है, यह देखो 15 या ट्रू या फॉल्स है, वो तो उसके रीजंस भी एक बार याद करके या फिर पढ़ के एग्जाम के पहले जाना, तो आपको रीजंस लिखने के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आंसर इन अ 1 sentence ओनली। आंसर लिखना है, आपके ट्रू फॉल्स सारे के सारे हो गए हैं, बस आपको अभी लिखना है द सेंटेंस ओनली। 1 sentence में आंसर लिखना है, दैट्स इट। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो when capital balance of the partners go on changing every year due to transaction of the partners with the firm, it is known as a
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब उनका कैपिटल बैलेंस हर साल बदलते रहता है, इससे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। ठीक है। सेकंड, वाई द पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी। मैंने क्या कहा था आपको, पार्टनरशिप डीड नेसेसरी क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डिस्प्यूट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग को से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंट, इन विच रेशो द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट और लॉस। If the partnership deed is a silent, in which ratio partners will share the profit। ये बहुत सिंपल है, इक्वल रेशो में बांट दो। ये बहुत बार हो गया, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the fixed capital method? Fixed capital method क्या होता है? Fixed capital is the one in which capital balance of the balance remain the same of end of the every financial year। एवरी फाइनेंशियल के ऊपर उनका फिक्स कैपिटल होता है, वो चेंज नहीं होता। अनलेस एनी अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉ बाय द। एक तो ये कैपिटल जो भी फिक्स कैपिटल होता है वो कब चेंज हो सकता है? एक तो अगर आप बिजनेस में और एडिशनल इनकम लाते हो या फिर एडिशनल पार्ट ऑफ कैपिटल लाते हो तब एक चेंज हो सकता है। और सेकंड, जब आप बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसे ड्रॉइंग कहते हैं, इन दो सिचुएशन में ही आपका फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स नहीं होता, बदलता है। लेकिन बाकी के सारे टाइम वो एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर वो सेम ही होता है। अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कितने पार्टनर्स होना जरूरी है? जिसका आंसर है मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, और मैक्सिमम कितना? 50। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन अग्रीमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड डॉक्यूमेंट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। राइट, साइन एंड स्टैम्प, जितने भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के होते हैं जिसमें लिखा होता है और पार्टनर्स की साइन होती है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। what are the objective of the partnership firm। पार्टनरशिप फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। 8, what is the rate of interest allowed on partners loan in absence of agreement। सिंपल आंसर है 6 is the rate of the interest to be allowed to partners loan in absence of agreement। हो गया यहाँ तक। अभी देखते हैं आगे। ये सारे कितने 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। What is the minimum number of partners in partnership firm? What is the minimum number of partner in a partnership firm according to the Indian Partnership Act 1932? तो क्या है? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर एक्सेप्ट माइनर पार्टनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। सिर्फ माइनर अगर कोई पार्टनर होगा तो उसका लायबिलिटी नहीं अनलिमिटेड होगा। अभी आप कहेंगे, आपने तो कहा था कि पार्टनर हमेशा कंपटेंट होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए।
तो कुछ कुछ केसेस में ऐसे होता है कि माइनर भी पार्टनर हो सकते हैं। वो कौन से केसेस में होता है वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको वो नहीं सिलेबस में दिया है, वो आगे आपको 12th के बाद या फिर अगले किसी चैप्टर में दिया होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज एन अनलिमिटेड एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। In the absence of the partnership deed, what is the rate of interest on loan advanced by the partners to the firm allowed? ये भी सिंपल है, वही क्वेश्चन रिपीट किए। 6% is the rate of the interest or to loan advanced by partners of the firm. चलो 12 का देखते हैं। व्हाट डू यू मीन एंड प्री रिसीव्ड इनकम? प्री रिसीव्ड इनकम का क्या मतलब होता है? अगले साल का कोई भी, अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी इनकम आपको इसी साल मिल गया है तो उसे कहते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। मतलब हमें वो इनकम पहले ही मिल गई है, तो इस साल के लिए उसे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, what is the effect of adjustment of the provisions for the discount on debtors in a final account of partnership? तो आंसर क्या है? The effect of the adjustment provision discount on debtors is a final account and partnership as follows. एक तो क्या होगा? Debit to the profit and loss account and deduct from provision for the discount on debtors. एक तो debtors में से माइनस होगा और सेकेंड इफेक्ट उसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, when are the partners current account is open? पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन कब होता है? कौन से मेथड में होता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्ट द फर्म पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर विच प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost price or market price whichever is less? तो कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये वाला याद रखना, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिख के दिया है, ठीक है। एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल of the accounting, the closing stock is valued at cost price or market price whichever is less. कौन सा प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, जिसमें कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया होगा, तो विचएवर इज लेस लेने का, जो भी कम है वही लेने का एज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विथ रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड नहीं है। लोन के ऊपर होगा, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसके ऊपर लेंगे तो 6% आएगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज द बैलेंस शीट इज प्रीपेड? बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों करते हैं? बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई द वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर नॉट शोइंग इन द ट्रेडिंग अकाउंट? वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट नहीं करते, वो डायरेक्ट उसमें कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। मशीनरी का कीमत अगर होगा 1 लाख, तो
उसका इंस्टॉलमेंट का अगर इंस्टॉलेशन का चार्जेस अगर 20,000 होगा तो मशीनरी का कॉस्ट ही 1,20,000 होगा, क्योंकि मशीनरी यूज करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगेगा वो तो मशीनरी का कॉस्ट ही हुआ ना। अगर आप कोई कार ले लेते हो, ठीक है, और उसके लिए अगर चालू करने के लिए अगर स्विच जो भी होता है कार का, उसके लिए जो की के लिए या फिर टायर के लिए जितना भी खर्चा होता है वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहोगे ना, वो थोड़ी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे आप, ठीक है। तो वो कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। 1 लाख की कार है और उसमें अगर की का कुछ आपने फंक्शन किया है तो वो भी उसमें ऐड होगा, क्योंकि अगर की के बिना तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। तो उसका जो जितना भी एक्सपेंस है उस तो वो कार में ही ऐड होगा, राइट। इसलिए वो मशीनरी का वैसे ही होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट इनकम? इनडायरेक्ट इनकम का क्या मतलब होता है? ऑल इनकम अदर देन डायरेक्ट इनकम आर कॉल्ड इज इनडायरेक्ट इनकम। जो भी डायरेक्ट इनकम है वो छोड़ के जितने भी सारे के सारे इनकम है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनकम लाइक अभी देखो डिस्काउंट, ये तो हमेशा डिपेंड करता है ना हम लोग कितना माल लेते हैं या फिर किसके बेसिस पे लेते हैं, या फिर उनके पास जितना भी ऑफर होता है उसके हिसाब से मिलता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है, राइट। हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हम लोग को इतना ही मिलेगा या फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए कमीशन, डिविडेंड, रेंट ये सारे के सारे कंपनी डिसाइड करती है, तो हम फिक्स डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसलिए वो सारे के सारे इनकम इनडायरेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Why partners capital is treated as a long term liability of the business? देखो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो 1 साल के लिए तो नहीं होता है, जितना साल पार्टनरशिप चलेगी उतने साल पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म, इट इज एन ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर पूरा का पूरा जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे ना, जितने भी वो है वो कैपिटल उनका है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, जब तक हमारा बिजनेस चलता है तब तक। तो यह है 21 सेंटेंस आंसर जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा ट्रू और फॉल्स भी आपका खत्म हो गया है। तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे, ये देखो एच का कैलकुलेटिंग फॉलोइंग छोटे छोटे आंसर्स है जो हमें कैलकुलेट करने हैं, फिर ये सिर्फ 5 ही है वो करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू अंडर मतलब उसके कम 30,000 में से कम 10% करना पड़ेगा। तो रिवाइज बुक वैल्यू क्या होगी, 30,000 इंटू माइनस 10%, तो ये 30,000 है माइनस ये 10% लिखा है, 10% उन्होंने दोनों को ये करने के लिए नीचे अपॉन में 100 एंड 100 लिखा है, तो आंसर आएगा 33,333। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, 333, क्योंकि वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक किया है इसीलिए, राइट। अभी देखते हैं सेकंड, कैलकुलेट द 12.5 पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो पर एनम का मतलब होता है जितना हम लोगों ने यूज किया है उतने के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो ये देखो 1,20,000 है जो 1 ईयर के लिए इस्तेमाल हुआ है
और 10,000 है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए यूज हुआ है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन के उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो 2,20,000 इंटू 12.5%, मतलब 12.5 डिवाइड बाय 100, तो उसका आंसर आ गया 27,500। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का देखो 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा 625। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का आंसर आएगा 6 मंथ का 625। ये हमेशा याद रखना कि 6 मंथ का है तो 6 मंथ का ही लेने का, और 1 ईयर का है तो 1 ईयर का ही लेने का। बस हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड for the year ended 1st September 2019 amounted 1500। तो 1st सितंबर से है, तो 1st सितंबर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे मार्च तक तो कितने महीने आते हैं, देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, राइट। तो कितना आ गया, सितंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो 1st सितंबर है, राइट। तो प्रीपेड होगा, राइट, क्योंकि मार्च के बाद में उन्होंने दिया है, तो मार्च की देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 5 मंथ का है, तो हम लोगों ने पहले ही दे दिया है अगले साल का। इसका मतलब क्या है, प्रीपेड हो गया इंश्योरेंस। तो देखो क्या है, 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, ये 512 नहीं है, 5 डिवाइड बाय 12 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 625। ये 1500 है वो 12 मंथ के लिए है, लेकिन हमें कितना निकालना है, बस 5 मंथ का, इसलिए 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 625। हो गया। चलो आज का बस एक ही क्वेश्चन बाकी है, फिर आपका लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। चलो लास्ट देखते हैं। अ बोरो अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन 2 lakhs। लोन फ्रॉम बैंक कितना लिया है महाराष्ट्र के, 2 lakhs रुपीज लिया है। 1st October 2019 इज 15% पर एनम, उस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होने वाला है, 15% के हिसाब से। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट एवरी ईयर कितना होगा वो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो 1st अक्टूबर टू 31st मार्च कितना हो गया आपका, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का पीरियड है जो हमें लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 1st अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया आपका 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, 2 lakhs इंटू 5%, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ गया 15,000 रुपीज। 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 15,000 रुपीज। ये बस यहाँ पे जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि 15 डिवाइड बाय 100 होता है और इंटू 6 डिवाइड बाय 100 है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 5 डिवाइड बाय 12 है। यहाँ पे देखेंगे तो देखो, हाँ यहाँ पे, हाँ ये देखो ये है ना, तो यहाँ पे भी 6 डिवाइड बाय 12 है और यहाँ पे 12.5 डिवाइड बाय 100 है, राइट। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हो गया। अभी ये बाकी के जो 4th क्वेश्चन है, ये 4th भी है शायद, हाँ 4th भी करते हैं, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखते हैं कि 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस क्या होता है देखना है। परचेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो सेल्स आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड।
कैरेज इनवर्ड कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इसीलिए कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है। ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी देखो परचेस रिटर्न क्या होता है? हमेशा परचेस में से माइनस होता है। देखो 1000 माइनस हो गया तो 30,000 माइनस 1000 आपका आएगा 29,000। और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 36,000, जो क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आपका आंसर आ गया 36,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर टोटल करेंगे 15,000 एंड 36,000 तो आपका आंसर आ गया 51,000। और 51,000 में से आप माइनस करेंगे 10,000 माइनस 29,000 एंड माइनस 2,400 तो आपका आंसर आ जाएगा 9,600, जो कि आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट। बस इतना ही था आज के लिए। एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है तो शायद हमें 2 से 3 लेक्चर्स लग सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि अब हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग पहले तो ये सारे के सारे पोस्टिंग यहाँ पे लिख देंगे और बाद में आपको मैं ये देखो ऐसे डायरेक्टली आंसर आपके सामने स्क्रीन पे हो गए, मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगी आपको ताकि आपको बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ आएगा। हम लोग अगर लिखते बैठेंगे तो सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल है वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये ऐसे डायरेक्टली मैं आपको आंसर दिखा दूंगी और एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। चलो तो आज के लिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।